हाय एवरीवन, वेलकम टू AIDO फ्री एजुकेशन सेल। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22A एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22A, यानी सेक्शन 22 और सेक्शन 22A के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अलग चीज़ें हैं और इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करता हूँ डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22A। आपको काफ़ी इजी लगेगा, इस वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सेक्शन 22 और सेक्शन 22A कहाँ लगता है, कैसे लगता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो है, पूरा डेप्थ में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या इसमें अंतर है और क्या इसमें समानता है। तो अगर मैं अंतर की बात करूँ तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: एक्सप्रेस प्रोविजंस, पावर ऑफ इंस्पेक्टर एंड एग्जाम्पल। एक्सप्रेस प्रोविजंस में मतलब स्पष्ट नियम है या नहीं है, एक्ट में, रूल में, रेगुलेशंस में, इसके अधीन दिए गए ऑर्डर्स में कोई स्पष्ट प्रोविजंस है या नहीं है, उसके बारे में ये एक्सप्रेस प्रोविजन बोल रहा है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कौन इंस्पेक्टर इसका इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरा एग्जाम्पल। तो अगर मैं बात करूँ सेक्शन 22 की, तो सेक्शन 22 के एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न होना जरूरी नहीं है। मतलब सेक्शन 22 वहाँ पर लागू होगा जहाँ पर कोई स्पष्ट नियम किसी चीज़ को लेकर नहीं है। वहीं सेक्शन 22 से वहाँ पर लागू होगा जिसके बारे में स्पष्ट नियम, एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑलरेडी है कानून में, तो वहाँ पर ये लागू होगा। अगर मैं बात करूँ कि कौन सा इंस्पेक्टर यूटिलाइज कर सकता है सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22A, तो अगर सेक्शन 22 की बात करें तो सेक्शन 22 चीफ इंस्पेक्टर भी यूटिलाइज कर सकता है या फिर कोई दूसरा इंस्पेक्टर भी यूटिलाइज कर सकता है। और अगर मैं बात करूं सेक्शन 22A की, तो ये सिर्फ और सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर ही यूटिलाइज कर सकता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कई सारे हैं। जैसे कि सेक्शन 22 का मैं एग्जाम्पल बताऊं तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको पता ही है कि अंडरग्राउंड वर्किंग्स में या फिर ओपन कास्ट माइंस की क्वेरी में आप 11 kV तक है ना बिजली सप्लाई कर सकते हैं, वोल्टेज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं जिसका वोल्टेज 11 kV हो, और यूज कर सकते हैं कितना, सिर्फ 6.6 kV। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस की सरफेस में और ओपन कास्ट माइंस के सरफेस में कितना इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज आप सप्लाई कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसमें अगर कोई इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर को लगता है कि इससे डेंजर टू द पर्सन जो भी काम कर रहे हैं वो है, या फिर ठीक है इससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पर सेक्शन 22A का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कहाँ पर, जब इस तरह का सिचुएशन हो, जैसे कि सरफेस में, है ना, चाहे अंडरग्राउंड का हो या फिर ओपन कास्ट का सरफेस हो, यहाँ पर कितना वोल्टेज सप्लाई होना है, कितना वोल्टेज का बिजली यूज होना है, इसके बारे में कोई स्पष्ट नियम है नहीं। तो यहाँ पर इस तरह का केसेस में ना सेक्शन 22 लागू होगा, 22 लागू होगा। दूसरा है कि लैग ऑन स्टोविंग, ठीक है, लैग इन स्टोविंग। आप पढ़ते हैं डिप्लेरिंग हो रहा है विथ स्टोविंग, तो आप देखते हैं कि पिलर निकालने के बाद उसको स्टोविंग कर देते हैं। अब पिलर आप मान के चलिए निकाल चुके हैं 2-3 पिलर, अब 2-3 पिलर खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टोविंग नहीं किए हैं, तो इसमें लैग हो गया। तो कितना लैग करके आपको रखना है, कितना लैग आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितना लैग तक चलेगा, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नियम, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि 2-3 पिलर आप मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट दे दिया गया है कहीं रूल रेगुलेशन में कि मैक्सिमम 2 पिलर लैग जो आप गोफ जो बना है, 2 पिलर का गोफ, उसमें आप स्टोविंग लैग कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम है ही नहीं। 4 पिलर तक का लैग कर सकते हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। तो इस तरह का केसेस है, जैसे कि लैग इन स्टोविंग, आप स्टोविंग में कितना लैग कर सकते हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट नियम है नहीं, तो यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर सेक्शन 22 लगा सकते हैं। तीसरा केस ये हो सकता है कि डिप्लेरिंग ही कर रहे हैं सपोज, उसमें रिब कितना छोड़ना है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट प्रोविज़न है नहीं, तो यहाँ पर भी सेक्शन 22 लग सकता है। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 22A की एग्जाम्पल की, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका वेंटिलेशन सही नहीं है, लैक इन वेंटिलेशन, या है ना, वेंटिलेशन में कमी हो गया है, आपने पर पर्सन जो है क्वांटिटी ऑफ एयर 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन नहीं दिया है, तो ये वायलेशन है, इसके बारे में स्पष्ट नियम है, तो यहाँ पर सेक्शन 22 से लागू होगा। आपका जो हैंड हेल्ड अपरेटस है, ठीक, जैसे कि कोल्ड ड्रिल मशीन, अंडरग्राउंड माइंस में आप लेके जा रहे हैं कोल्ड ड्रिल मशीन,
उसमें आपका ये प्रोविजंस है कि 125 वोल्ट मैक्सिमम आप सप्लाई कर सकते हैं, आपने इस्तेमाल कर दिया 175 वोल्ट, तो ये सीधा सीधा वायलेशन है, जिसके बारे में स्पष्ट नियम ऑलरेडी है CR 2010 में। तो ये वायलेशन कर रहे हैं, तो ये वायलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन लागू होगा, तो सेक्शन 22A लागू होगा। तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22A। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22A। तो सबसे पहला जो सिमिलैरिटीज है वो ये है कि दोनों के दोनों में एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट करने की यहाँ पे पावर दी गई है। एम्प्लॉयमेंट मनाही करने की, प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट करने की यहाँ पे बात की गई है। दोनों की दोनों सेक्शंस में इंस्पेक्टर को सख्ती दी गई है कि आप एम्प्लॉयमेंट बंद करा सकते हैं, है ना, बंद करा सकते हैं। दूसरा कॉमन ये है कि जनरली यहाँ जो सेक्शन 22 और 22 से लगता है, तो सबसे पहले हम लोग जनरली देते हैं नोटिस, और उस नोटिस में लिखा होता है कि ये सब प्रॉब्लम है, ये सब डेंजर है ना, और इस टाइम के अंदर और इस तरीके से आपको वो जब प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया गया है वो ठीक कर लेना है। अगर खदान के एजेंट, ओनर या मैनेजर उस स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल और उस तरीके से ठीक कर लेते हैं वो प्रॉब्लम को, तो ऑल इज़ गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल या उस तरीके से, तो फिर ऑर्डर दे सकते हैं, है ना, चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो भी हैं ऑर्डर दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बंद करने की, एम्प्लॉयमेंट बंद करने की सीधा। तो ये कॉमन है। हालांकि अगर आप सेक्शन 22 से पूरी तरह पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि बिना कोई नोटिस का सीधा आप एम्प्लॉयमेंट बंद कर सकते हैं, ऐसा भी है प्रोविजंस। जैसे कि आप डिक्लेयरिंग कर रहे हैं या एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं पिलर्स का, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मिनरल्स का, और वहाँ पर प्रीमेच्योर कोलैप्स होने का खतरा है, और अब यहाँ पर क्रशिंग ऑफ पिलर्स या क्रशिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ मिनरल्स होने का खतरा है। तो इस तरह का केसेस में ना बिना नोटिस दिए सीधा ऑर्डर दे सकते हैं। तो वो तो डिफरेंस हो गए, हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ बात कर रहे हैं। तो पहले जनरली क्या होता है, नोटिस देते हैं, टाइम इंटरवल उसमें मेंशन रहता है, मैनर मेंशन रहता है, और ये जो डेंजर है वो मेंशन रहता है, उस डेंजर को ठीक करना है ना। अगर ठीक कर लिए तो ऑल इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ठीक कर पाते तो सीधा जो इंस्पेक्टर है वो आपको ऑर्डर देंगे। दोनों में ऐसा होता है। तीसरा कॉमन चीज़ ये है कि अपील, चूँकि सेक्शन 22 कोई इंस्पेक्टर भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई चीफ इंस्पेक्टर, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सिमिलैरिटीज़, तो हम लोग चीफ इंस्पेक्टर वाला जो अपील होगा उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 22 से तो चीफ इंस्पेक्टर ही इस्तेमाल करता है। तो अगर बात करते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर कोई नोटिस दे दिया, ऑर्डर दे दिया, दोनों केसेस में, चाहे सेक्शन 22 हो या सेक्शन 22 से हो, तो दोनों केसेस में अगर आपको अपील करना है एजेंट, मैनेजर, ओनर को, तो किसके पास अपील करेंगे, वो अपील करेंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 20 days ऑफ सच ऑर्डर और नोटिस। 20 दिन के अंदर एजेंट, मैनेजर या ऑनर अपील करेंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, विद इन 2 months, 2 महीने के भीतर इस मैटर को रेफर कर देंगे टू द कमिटी। ये वही कमिटी है जो सेक्शन 12 के अंदर गठित की जाती है, और फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे कमिटी सॉर्ट आउट करेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22A, और हम लोगों ने अभी तक पढ़ भी लिया सेक्शन 22 और 22A के बीच में डिफरेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, ईजी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।